सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस इनसाइड ट्यूटोरियल। तो आज हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 2 जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। ठीक है, तो जैसे कि हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा तहे दिल से, जिन्होंने भी पिछली वीडियो को लाइक करा, शेयर करा, कमेंट करा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया। और वो मैं एक बात बार बार कहता हूँ मैं आपसे ऑफलाइन वीडियो के अंदर, क्या कि अगर आप हो तो ही हम हैं, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो जाकिर खान का एक शेर है ना कि मेरे दो चार ख्वाब है जिन्हें मैं आसमान से दूर चाहता हूँ, कि मेरे दो चार ख्वाब है जिन्हें मैं आसमान से दूर चाहता हूँ, जिंदगी चाहे गुमनाम रहे मेरी पर मौत में मशहूर चाहता हूँ। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1। तो आइए ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए और आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। तो जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमने देखा कि लाइक चार्जेस के अंदर क्या होता है, रिपल्शन होता है, जबकि अनलाइक चार्जेस के अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन। तो आज उन्हीं अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में अपन बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा। तो जो कूलम्ब साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले बताया था इसके बारे में, जो टॉर्जन बैलेंस नाम की एक डिवाइस होती है उसकी हेल्प से, कि जो दो चार्जेस होंगे उनके बीच में लगने वाला फोर्स की वैल्यू होगी क्या। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस विल बी directly proportional to the product of magnitude of both charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो अगर यहाँ पे अगर अपन उसका डायग्राम बनाए किसका, कूलम्ब्स लॉ का, तो देखो अगर मेरे पास दो चार्जेस होंगे, एक Q1 और दूसरा Q2, क्या कह रहे हैं अपन कि अगर मेरे पास दो चार्जेस होंगे Q1 एंड Q2 और उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, R होगी। क्या होगी डिस्टेंस, R। कि अपने पास दो चार्जेस थे Q1 एंड Q2, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, R। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहा है कि जो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अब वो फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इनके बीच में लग रहा है वो रिपल्सिव भी हो सकता है सर, या फिर क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, या फिर अट्रैक्टिव भी हो सकता है। बताओ समझ में ही बात यही। तो अपन कह रहे हैं कि जो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जिसका नेचर रिपल्शन या अट्रैक्शन होगा, वो फोर्स डिपेंड किस किस पे करेगा। तो अपन कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा सर, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस के। किसके होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस के। जबकि सर वो इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सर यहां से हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक कर रही है कि जो हमने 11th क्लास पढ़ी थी वहां पे सेम फॉर्मूला किसने दिया था, न्यूटन ने। किसके लिए दिया था सर, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए। और वहां पे अपने पास फॉर्मूला क्या आया था, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे सर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो सोल्व करते हैं इसको। पहले पार्ट के अंदर कह रहा है जो लगने वाला फोर्स होगा वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो भी किसके, प्रोडक्ट के। तो दोनों चार्जेस को अपन ने मल्टीप्लाई में किसके प्रोपोर्शनल में शो करा, फोर्स के। दूसरे केस के अंदर कह रहा है कि जो लगने वाला फोर्स होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सर यहां से हमारे पास कितनी इक्वेशन बनी, दो। फर्स्ट इक्वेशन है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और सेकेंड इक्वेशन है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूं, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूं तो यहां पे क्या होगा सर, तो देखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 यहां पे आपका क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे अपने पास कंबाइंड इक्वेशन क्या बनी, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब अपन को एक लो बेसिक सा पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है बीच में क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे भी बीच में क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। अब वो कांस्टेंट कैसे निकलेगा सर, तो कांस्टेंट देखो कैसे निकलेगा भैया, जैसे अपन इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास नेट फोर्स आ जाएगा F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। मतलब कि दो चार्जेस जिनका जो भी नेचर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मतलब फोर्स अट्रैक्टिव हो रिपल्सिव हो, बट उस फोर्स का जो इनका मैग्नीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला कितना आया अपने पास, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में
आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई पे डिपेंड कर रहा है और उन दोनों चार्जेस के बीच में जो अवेलेबल डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो कुलोम्स ने क्या करा, सीधा सा फॉर्मूला बता दिया, जिसको लिंक किससे करा था उसने, ग्रेविटेशन फोर्स से लिंक करा था, कि दोनों चार्जेस के जो सेपरेशन है उस पे और चार्जेस की वैल्यू पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब सर यहाँ पे के क्या है, तो यहाँ पे जो अपने पास में के है, इस के को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पे अपन इस के को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या, कि यहाँ पे जो अपने पास में एक नई टर्म के आई, के को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब सर यहाँ पे के का क्या रोल है, जब भी कोई कांस्टेंट आता है अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आता है, तो सर ये साथ में क्या लेके आया ये भी समझा दो। तो हम कह रहे हैं कि दो जो चार्जेस रखे हुए, अब सर अपन को थोड़ा पता है कि वो दो चार्जेस रखे हुए कहां पर है, वो चार्जेस एयर में रखे हो सकते हैं, पानी के अंदर रखे हो सकते हैं, या फिर किसी सॉलिड के अंदर रखे हो सकते हैं। तो अपन कह रहे हैं कि चार्जेस का सर कुछ ना कुछ मीडियम भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अपने पास में के कांस्टेंट आया है, ये डिपेंड किस पे करता है सर, यहाँ पे जो अपने पास के आया, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। मतलब कि यहाँ पे जो अपने पास में के एक नई टर्म मिली है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, वो किस पे डिपेंड कर रही है सर, वो डिपेंड कर रही है मीडियम पे, कि दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है, ठीक है ना, वो क्या हो सकता है। अब सर क्या कोई के की वैल्यू भी होगी यहाँ पे, तो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं, जिसमें अपन देखेंगे कि के की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से अपन ने एक बार वापस रिकैप करते हैं कि यहाँ से अपन ने क्या समझा। कुलॉम साइंटिस्ट ने बोला, जो उसने एक सेटअप लगाया था टॉर्शन बैलेंस का, तो उसके अंदर उसने ये बताया कि जब दो चार्जेस को अपन किसी आर डिस्टेंस पे रखेंगे, तो जो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है, वो जो फोर्स होगा वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस थी उसके इनवर्सली क्या होगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। जब दोनों इक्वेशंस को अपन ने सोल्व करा तो वहां से अपने पास में आया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है बीच में क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे अपन ने के को बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब सर ये भी नहीं पता होगा कि चार्ज रखे हुए कहां पर है, तो जब अपन को यही नहीं पता कि चार्ज रखे हुए कहां पे, तो उसका आंसर कौन बताएगा, भाई बताऊंगा भाई। तो अपन कह रहे हैं कि जो चार्जर रखे हुए हैं वो किसी भी मीडियम में रखे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। तो इसलिए जो यहाँ पे अपने पास में के टर्म आई है, वो डिपेंड किस पे करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। तो आओ फाइंड करते हैं के की वैल्यू क्या है। तो आगे देखो, यहाँ पे जो आने वाला अपने पास के था, उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी वैल्यू इक्वल होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है के की, यहाँ पे तो के की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और वैल्यू होती है के की 9 × 10⁹ अब सर यहाँ पे 4 पाई कांस्टेंट होगा, वो तो समझ में आ गया, बट एप्सिलॉन नॉट क्यों आया यहाँ पे, यहाँ पे एक टर्म हो रही है एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को, इस एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या बोलते हैं भैया, देखो इस एप्सिलॉन नॉट को अपन बोलते हैं परमिटिविटी, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। मतलब कि यहाँ पे जो दो चार्जेस हैं उसको मीडियम प्रोवाइड करना था, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, के। तो के को क्या चाहिए था, मीडियम, तो मीडियम के लिए यहाँ पे कौन आया, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, मीडियम को, जिसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सर इसकी भी कोई वैल्यू होती है क्या, हाँ। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है यहाँ पे 8.85 10⁻⁻12, और यहाँ पे जो इसकी यूनिट बनेगी वो इसका क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। अब सर इसका रेसिप्रोकल क्यों होगी, क्योंकि देखो के और एप्सिलॉन का रिलेशन कैसा है, रेसिप्रोकल। तो जो यहाँ पे आपने इसकी यूनिट लिखी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसको जस्ट क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मतलब कि यहाँ पे अपन को दो कांस्टेंट ध्यान देने, एक तो है के, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा अपन को ध्यान देना है सर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। बताओ यहाँ तक मामला समझ में आया कि नहीं आया।
अच्छा, कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को यहाँ पे के की डायमेंशन निकाल के देना आप कि सर यहाँ पे के की डायमेंशन क्या होगी, यहाँ पे के की डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिट के अंदर न्यूटन आ रहा है, न्यूटन के साथ में आपका मीटर स्क्वायर भी आ रहा है और मीटर स्क्वायर के साथ में कूलम स्क्वायर भी आ रहा है। तो फटाफट इसकी मेरे को डायमेंशन निकाल के दो भैया, कितनी होगी चेक करता हूँ मैं अभी। तो अपने पास में के आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो अगर मैं अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं एफ का बिटवीन टू चार्जेस के लिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। बताओ यहाँ तक समझ में आई क्या बात कि सर हमारे पास में के की वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई, तो अब जो अपना एक फोर्स बनेगा बिटवीन टू चार्जेस, वो नेट फोर्स अपना कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब सर और क्या इंपॉर्टेंट ध्यान देना है अपन को इसके बारे में, तो चलो आगे देखते हैं इसको और देखते हैं इसके बारे में। तो यहां पर एक केस आता है, उस केस को आप ध्यान देना। एक केस हो रहे, वो केस क्या है देखो। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो अवेलेबल चार्ज है उसकी वैल्यू 1 कूलम्ब है, मतलब जो दो चार्जेस अपन ने किसी मीडियम में रखे, उन चार्जेस की वैल्यू है आइडेंटिकल 1 कूलम्ब, ठीक है ना, दोनों चार्जेस आइडेंटिकल है और उसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है 1 कूलम्ब है। अच्छा, और साथ में जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है उसको अपन ने कर दिया 1 मीटर, तो उस केस में दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो आइए देखो मैं क्या कह रहा हूं, इफ Q1 एंड Q2 बोथ आर इक्वल्स टू 1 कूलम्ब एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r वो कितना है 1 मीटर है, तो सर इस केस में इनके ऊपर लगने वाला फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, तो इस केस में जो इसका फोर्स बनेगा वो फोर्स बनेगा F इक्वल टू के 1 मल्टीप्लाई 1 एंड डिवाइड में क्या आएगा 1 का स्क्वायर। तो इट मीन्स मतलब जो अपना फोर्स था वो एक्चुअल में किसके इक्वल आ गया के, और के की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। मतलब कि अगर दो चार्जेस आइडेंटिकल हो और उनका जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वो 1 कूलम्ब हो और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना हो 1 मीटर हो, तो जो लगने वाला फोर्स होता है वो फोर्स कांस्टेंट के क्या होता है मैग्नीट्यूड के बराबर आता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹। अब सर और क्या ध्यान देना है इसके बारे में, और इंपॉर्टेंट बात बताओ। तो और इंपॉर्टेंट बात देखो इसके बारे में जो आपको आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, और वो बात ये है कि सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो सर दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स लगेगा। अब म्यूचुअल फोर्स कैसे लगेगा, क्योंकि इसके लिए अपन को समझना पड़ेगा न्यूटन को, क्योंकि न्यूटन ने थर्ड लॉ में क्या बताया था, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब मैंने दोनों चार्जेस को अगर किसी मीडियम में रखा, तो अगर पहला वाला चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा, तो दूसरा चार्ज फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अरे भाई कहीं तुमको मारने कोई आया तो तुम क्या वहां खड़े खड़े भूत बन के देखते रहोगे क्या, तुम भी तो 2-3 मारोगे उसको। तो जब पहला वाला चार्ज क्या कर रहा है दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पे क्या लगाएगा फोर्स लगाएगा। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे आप एक नोट ध्यान देना, और वो नोट ये है, if both charges are like charges, क्या कह रहे हैं अपन, अगर दोनों चार्जेस कैसे हो लाइक चार्ज हो, तो जो देन उनकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, देन फोर्स, या ऐसे लिखो देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी आउटवर्ड। तो क्या बोला अपन ने कि अगर दोनों चार्जेस कैसे हो लाइक चार्जेस हो, तो उस केस में दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, आउटसाइड होगी। अब सर आउटसाइड कैसे होगी, जैसे मैंने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज है Q1, ये कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, r डिस्टेंस पे रखा था सर दूसरा चार्ज जो कैसा था पॉजिटिव Q2। अब मैं बोल रहा हूं कि बताओ Q1 वाला चार्ज Q2 पे फोर्स कहां लगाएगा, तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी आउटसाइड। और इसको लिखते कैसे हैं, पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है तो अपन लिखते हैं फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू
1, तो इसको बोलेंगे F21। और डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटसाइड, कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। ऐसे अगर सेकंड वाला चार्ज फर्स्ट वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, सेकंड वाला चार्ज फर्स्ट वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो दोनों का नेचर पॉजिटिव है, तो वो कहाँ जाएगा, बाहर। वो बाहर जाएगा तो इसको अपन क्या लिखेंगे, F12। कैसे रीड करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है ना। तो अगर सेकंड वाला चार्ज फर्स्ट वाले पे लगा रहा था तो अपन ने बोला F12, और अगर फर्स्ट वाला सेकंड पे लगा रहा था अपन ने बोला F21, ठीक है ना। और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। सेकंड नोट पे आओ, तो सेकंड नोट ये कहता है if both charges are unlike charges, कैसे हैं, if both charges are unlike charges, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ होगी, इनवर्ड। the direction of force will be इनवर्ड, ठीक है। तो अगर दो चार्जेस जिनका नेचर क्या हो, अपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उस केस में जो उनके बीच में लगने वाला म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड होगी। तो देखो कैसे होगी, मैंने बोला कि एक चार्ज है ये Q1 जो पॉजिटिव है, और दूसरा चार्ज r डिस्टेंस पे वापस रखा हुआ है जो कैसा है, इस बार नेगेटिव, इस बार कैसा है वो, माइनस का Q2। अब जो फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड पे फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, खुद की तरफ ही होगी, मतलब कहाँ होगी, इनसाइड, कहाँ होगी, इनसाइड। अब फर्स्ट वाला लगा रहा है फोर्स किस पे, सेकंड वाले पे, तो बताओ टर्मिनोलॉजी क्या लिखेंगे। अगर पहला वाला दूसरे पे लगा रहा था फोर्स तो टर्मिनोलॉजी क्या होती है, F21, बट डायरेक्शन इस बार कहाँ होगी, इनवर्ड, खुद की तरफ, चार्ज की तरफ, क्योंकि पहला वाला दूसरे वाले को खींच रहा है, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, खुद की तरफ होगी, ठीक है ना। जबकि पहले वाले केस में क्या था, दूसरे चार्ज को धक्का दे रहा था, धक्का दे रहा तो डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटसाइड, क्योंकि रिपल्शन में डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, और अट्रैक्शन में क्या होगी, खुद की तरफ। तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट ध्यान देना, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब आप इसका वेक्टर वाला क्वेश्चन करोगे, जब एक चार्ज पे मल्टीपल चार्ज फोर्स लगाएंगे मिलके, तो वहां डायरेक्शन की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है ना, वहां पे डायरेक्शन की नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं कह रहा हूं कि ये वाला पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन ने कूलम्ब फोर्स देखा, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K की वैल्यू देखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां पे एप्सिलॉन नॉट था मीडियम के लिए आया था, जो क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू थी 8.85 10⁻⁻12। K की वैल्यू थी 9 × 10⁻9। साथ साथ याद करते चलो, रिवीजन करना है बार बार, ठीक है, वीडियो को बार बार देखो रिपीट मोड में, अभी के अभी याद करो इसको, ठीक है। फिर अपन कह रहे हैं कि अगर दोनों चार्जेस आइडेंटिकल 1 कूलम्ब के बराबर हो और R कितना हो, 1 मीटर हो, तो जो अपना कूलम्ब फोर्स होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, K के। तो वैल्यू कितनी आती है, 9 × 10⁻9 न्यूटन। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है जो अपन को ध्यान देना है कि इफ बोथ चार्जेस आर लाइक चार्जेस, दोनों चार्जेस कैसे हो, लाइक चार्जेस हो, तो उस केस में जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा आउटसाइड, क्योंकि नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव। बट अगर दोनों चार्जेस डिफरेंट नेचर के हो, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। अरे यार तुम समझते हो यार, जेंडर अपोजिट तो अट्रैक्शन, जेंडर सिमिलर तो रिपल्शन, समझने का यार फंडा सिंपल सा है, ठीक है। अब चलो आगे, तो आगे देखो, आगे अपने पास अगला टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको अपन बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के। तो जो अगला टॉपिक रहेगा अपना, उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अब सर ये क्या होती है, ये समझाओ, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी आ जाता है। तो अभी अपन ने देखा कि भैया फोर्स जो है वो दो चार्जेस के बीच में तो लगेगा, बट वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि वो चार्ज रखे हुए कहां पर है, कि सर वो चार्जेस का जो मीडियम है वो वैक्यूम भी हो सकता है या कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है। जो चार्जेस के जो बीच में लगने वाला फोर्स था वो अपन कह रहे हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा था, नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां पे क्या आया था। तो मैंने बोला कि सर मीडियम तो कुछ भी हो सकता है, फ्री स्पेस भी हो सकता है, या कोई अनदर मीडियम जहाँ पे वाटर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं दो मीडियम के अंदर फोर्स को कैलकुलेट करूंगा, क्या करूंगा मैं, किन्हीं भी दो मीडियम के अंदर फोर्स को कैलकुलेट करके अगर मैं उनका कंपैरिजन करूंगा कि किस में फोर्स ज्यादा है और किस में फोर्स कम है, तो मतलब मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। क्योंकि नाम नहीं आ रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू एक रेशियो में आएगी, 1 2 3 4 5, या फ्रैक्शन में आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो वो अपन को बताएगा कंपैरिजन, क्या, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का कंपैरिजन। अब सर इसकी डिफाइन क्या है, समझाओ।
तो यहां पे कह रहा है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम may be defined as the ratio of force between two charges placed some distance apart in free space to force between the same two charges when they are placed at the same distance apart in the given medium. अब सर समझाओ, कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से गया पूरा मामला। पूरा मामला कहां से गया? ऊपर से गया। तो भैया ये कह रहा है अपने पास में कि दो चार्ज हो, क्या हो? दो चार्ज, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या रखो? सेम रखो, मतलब सेपरेशन को आप चेंज मत करो। पहले वाले केस में भी आर रखो और दूसरे वाले केस में भी क्या रखो? आर रखो। अब दोनों का क्या करो? आप फोर्स कैलकुलेट करो। जैसे कि अपन कह रहे हैं एक तो वैक्यूम में निकाला, दूसरा अपन ने मीडियम में निकाला, आपने दोनों का इंडिविजुअल फोर्स निकाल दिया। अब उन दोनों का आप रेशियो निकालो। तो रेशियो में आप देखोगे कि कंपेयर करने पे आपको पता चलेगा कि कोई फोर्स ज्यादा आएगा, कोई फोर्स कम आएगा, मतलब क्या तो वैक्यूम में ज्यादा होगा या फिर मीडियम में ज्यादा होगा। तो अपन यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि जो मीडियम या फिर जो वैक्यूम में लगने वाला फोर्स है उनका आपस में रिलेशन कैसे आएगा, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। तो देखो निकालने की कोशिश करते हैं इसको एक बार। ये सेकंड डेफिनेशन अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन निकालते हैं फर्स्ट वाले का रिलेशन। देखो अपने पास जो फोर्स इन वैक्यूम था दो चार्जेस के लिए, तो सबसे पहले अपन कहेंगे कि अपने पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जो कि सेपरेटेड है r डिस्टेंस से। कितने डिस्टेंस सेपरेटेड है? r डिस्टेंस से। तो अब मैं कह रहा हूं कि पहले केस के अंदर इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कौन से मीडियम के अंदर निकालेंगे? अपन वैक्यूम के अंदर। तो अपन लिखेंगे फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस इन वैक्यूम। तो अगर मीडियम वैक्यूम होगा तो जो इनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा मैं उसको कह रहा हूं एफ नोट। क्या कह रहे हैं? एफ नोट। तो फॉर्मूला क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और जो यहाँ पे अपना फोर्स कांस्टेंट K होगा, जब उसको अपन यहाँ पे ओपन करेंगे तो फॉर्मूला अपना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो बेसिकली अपन ने बोला कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2 जिनके बीच की डिस्टेंस r, और उनके बीच में अपन ने फोर्स कैलकुलेट करा किस मीडियम के लिए? वैक्यूम के लिए। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कह रहा था? द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम बिटवीन टू चार्जेस टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। तो अब अपन सेकंड ये कहेंगे केस इसके अंदर कि अगर यही चार्जेस किसी मीडियम के अंदर रखे हो, किसके अंदर रखे हो? मीडियम के अंदर, तो क्या होगा? तो मैंने कहा कि ये चार्ज अपना Q1 और ये चार्ज अपना Q2, इनके बीच में डिस्टेंस r। इस बार इधर जो मीडियम था ये मीडियम था अपना वैक्यूम, और यहां पे अपन कह रहे हैं कि कोई दूसरा मीडियम है जो डिफाइंड नहीं है अभी। तो उस केस में अपन जो इनका फोर्स निकालेंगे तो अपन कहेंगे फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस इन मीडियम। तो ये कितना आएगा? एफ एम कह दो इसको आप, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे बस एक बात का ध्यान देना आप कि जो एप्सिलॉन नोट है वो शो कर रहा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जबकि जो एप्सिलॉन है वो डिफाइन कर रहा है यहाँ पे किसको? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जो एप्सिलॉन है उसको अपन क्या कह रहे हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है भैया। और एप्सिलॉन को अपन ने देखा था लास्ट स्लाइड में, ये क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन क्या कह रही है कि दोनों फोर्सेस का क्या निकालो? वैक्यूम और मीडियम का रेशियो निकालो। तो अगर मैं अब यहां से इनका इक्वेशन 1 एंड 2 से रेशियो निकालू तो ये क्या बनेगा? देखो अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 से इसका रेशियो निकालू तो क्या बनेगा? तो अपन कहेंगे बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू एफ नॉट अपॉन में एफ एम। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 एंड 2 की वैल्यू कहां पुट करो? इक्वेशन 3 के अंदर। तो क्या लिखेंगे? पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। तो अपने पास क्या बनेगा फॉर्मूला? ये अपने पास फॉर्मूला बनेगा ये कुछ ऐसा। फॉर्मूला बनेगा K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर।
तो अब यहाँ से तुमको दिख रहा है कि क्या हुआ इसके अंदर 1/4 से 1/4 कैंसिल, Q1 बाय Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 बाय Q2 आर स्क्वायर कैंसिल। तो मतलब इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हुई और 1/4 से 1/4 वाली टर्म कैंसिल हुई। तो यहाँ से K क्या बना आपका एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि अपन ने यूज करा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला, द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस का, जो कि वैक्यूम और किसका था, मीडियम का। तो वहां से अपने पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू किसके टर्म में आ गई, परमिटिविटी के टर्म में। अब आओ आप उस सेकंड डेफिनेशन पे। तो सेकंड डेफिनेशन क्या कह रही है, द रेशियो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट of the permittivity of medium to the permittivity of free space is called the relative permittivity of dielectric और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम। तो अब यहाँ पे देखो, जो अपन ने दोनों मीडियम की परमिटिविटी का क्या निकाला, रेशियो निकाला। तो ऊपर तो है मीडियम और नीचे क्या है, वैक्यूम। इन दोनों का जो रेशियो, इसको अपन क्या कह रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब यहाँ पे इस के को अपन किससे रिप्लेस कर दें, और करके ई आर से, एप्सिलॉन आर। तो ये एप्सिलॉन आर अपना इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो अपन ने बेसिकली क्या पढ़ा इस टॉपिक के अंदर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी को। उसके लिए अपन ने कहा कि जो अपने पास गिवन चार्जेस थे दो, Q1 Q2, जिनके बीच का सेपरेशन R था, तो अपन ने बोला कि दोनों चार्जेस को अलग अलग मीडियम में रखो। एक मीडियम तो फिक्स कर दो वैक्यूम, और दूसरा आप कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियम ले लो आप। तो अपन ने देखा कि अगर दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा तो जो मिलने वाला फोर्स था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट जैसे अपन ने उसको मीडियम से रिप्लेस करा तो फोर्स बना 1/4 पाई Q1 Q2 एप्सिलॉन था साथ में, और साथ में क्या है अपने पास में आर स्क्वायर। जब दोनों को अपन ने रेशियो के फॉर्म में पुट करा K के अंदर, तो अपने पास में क्या आ गया, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और जब यहाँ से अपन इनको कैंसिल आउट करा तो अपने पास में क्या आ गया, परमिटिविटी का रेशियो। उसको अपन क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये था अपना टॉपिक नंबर 2 आज की क्लास का, जिसके अंदर अपन ने सीखा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो अगली स्लाइड में अपना। तो देखो अगला टॉपिक है अपना कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कि क्या कूलम्ब वेक्टर फॉर्म के अंदर कैसे लिखा जाएगा। और दूसरी बात जो यहाँ पे पूछी जाती है कि क्या कूलम्ब का जो वेक्टर फॉर्म है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है कि नहीं करता। अब सर न्यूटन के थर्ड लॉ को कैसे ओबे करेगा। तो अपन कह रहे हैं कि दो चार्जेस थे, उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था। और वो फोर्स किस नेचर का था, फंडामेंटल नेचर का, कंजर्वेटिव फोर्स था। तो अगर ये अपन फंडामेंटल और कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो अपन कह रहे हैं कि अगर पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा था, तो दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पे क्या लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। और ये डेफिनेशन किसकी थी, न्यूटन के थर्ड लॉ की, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अपन अगर यहाँ पे लिखना चाहे कि इज इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो अपना इसके अंदर इसको निकालना है आंसर। तो देखो डायग्राम के अंदर क्या दे रखा है यहाँ पे, अगर आपको क्लियरली सीन नहीं है तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि यहाँ पे रखा हुआ है अपने पास में Q1 चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, Q1 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे रखा हुआ है अपना Q2 चार्ज। ठीक है, ओरिजिन से इनकी डिस्टेंस है R1 एंड R2 वेक्टर, जो आपको यहाँ पे गिवन भी है एरो के फॉर्म में। ये वाला अपना वेक्टर है R1 वेक्टर, और ये वाला अपना है R2 वेक्टर। ठीक है, तो ओरिजिन से इनकी पोजीशंस क्या है, जो पोजीशन वेक्टर में गिवन है R1 एंड R2 के फॉर्म में। दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन, उसको आप या तो R21 कह दो या R कह दो, वो अपन आगे देखेंगे। अब मेरा टारगेट यहाँ पर है इंडिविजुअल फोर्स निकालना दोनों चार्जेस पे। तो जैसा कि मैंने कल सिखाया था कि फर्स्ट वाले चार्ज पे कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहा है, सेकंड वाला। तो इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, F12 से। सिमिलरली सेकंड वाले चार्ज पे फर्स्ट वाला फोर्स लगा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, F21 होगी। तो अब अपन को इंडिविजुअल इनका निकालना है कि फोर्स कैसे निकलेगा। ठीक है ना, तो आओ। तो सबसे पहले निकालते हैं द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो जब फर्स्ट वाले चार्ज पे आप सेकंड वाले चार्ज के कारण फोर्स निकालोगे, तो उस फोर्स को अपन कैसे डिनोट करेंगे, F12। किससे डिनोट करेंगे, F12 से। अब क्योंकि ये फोर्स मैं किससे निकाल रहा हूं बेटा, वेक्टर फॉर्म में निकाल रहा हूं। किससे निकाल रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक वेक्टर।
एरो के फॉर्म में। फॉर्मूला क्या आया था सर अपने पास में, K Q1 Q2, क्योंकि चार्ज तो वही है, डिवाइड में आएगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा फंडा दे रहा हूं, आप जिस फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हो उसी फॉर्म में उनके बीच में डिस्टेंस को आप अज्यूम करो। सर कैसे? तो मैंने कहा कि अभी अपन कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं, F12। तो जब आप F12 निकाल रहे हो तो इनके बीच में आप डिस्टेंस क्या मानोगे, R12। डिस्टेंस क्या मानोगे, R12। वो अभी मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे अपन इनके बीच की डिस्टेंस क्या मान रहे हैं, R12 और उसका होल स्क्वायर। अब सर ये तो मैग्नीट्यूड अपन ने पीछे भी पढ़ा अभी, तो इसके अंदर नई बात कौन सी होगी, इसके अंदर वेक्टर कहां से आया? तो अपन ने 11th क्लास में सीखा था एक वेक्टर था जिसका नाम था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है बट वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे मेरे को F12 को डायरेक्शन देनी है, तो अपन लिखेंगे R12 जिसके ऊपर क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर। तो ये R12 यूनिट वेक्टर क्या करेगा, इस F12 को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा खुद के साथ। और अगर यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिखूं जो आपको यहाँ पे अभी काम आएगा इस डेरिवेशन के अंदर, वो नोट क्या है? तो वो नोट ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, the direction of displacement vector should be along with force vector। मतलब कि जो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन अपन किसके साथ अज्यूम करेंगे, फोर्स के साथ। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जो अपने पास F12 फोर्स वेक्टर है वो किसके साथ होगा, R12 के साथ होगा। या अपन ऐसे कहें कि R12 वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर वो किसके डायरेक्शन के साथ होगा, F12 के साथ होगा। तो ये रिलेशन तो बना मेरा रिलेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे को सिमिलरली सेकंड वाले Q2 चार्ज पे फोर्स निकालना होता Q1 के कारण, तो वो कैसे आएगा? तो देखो, द फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। अब इसको अपन क्या कह रहे हैं भैया, इसको अपन कह रहे हैं F21। क्या कह रहे हैं, F21। अब ये कैसे निकलेगा, सेम आएगा सर, K Q1 Q2 डिवाइड में, अब यहाँ पे लेना है एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो किसके साथ हो, F21 फोर्स वेक्टर के साथ हो। तो मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को चूज कैसे करेंगे, जो अपना फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा, R21 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा R21 के। यही अपने पास इक्वेशन नंबर 2। तो अपन ने बेसिकली दोनों चार्जेस पे लगने वाले फोर्स की इंडिविजुअल इक्वेशन यहाँ से निकाल दी। अब ये देखना है कि ये दोनों सिमिलर और मतलब इक्वल एंड अपोजिट है या नहीं है। तो इसके लिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में जहां अपन देखेंगे इनका रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे अब बनेगा इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायग्राम जो अपन को समझ में आएगा अगली स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो एक बार वापस देख लो, यहाँ से अपन ने बेसिकली क्या निकाला, दोनों चार्जेस का इंडिविजुअल फोर्स निकाला कि सेकंड वाला फर्स्ट पे कितना लगा रहा है और फर्स्ट वाला सेकंड पे कितना निकाल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो अगली स्लाइड में, अब ये था मेरे पास में ओरिजिन वेक्टर, ओरिजिन जहां से अपन ने कहा था कि ये तो था अपना R2 और ये था अपना R1। यहां पे रखा था अपना चार्ज Q1 और यहाँ पे रखा था चार्ज Q2। तो अब ध्यान से सुनना, अपन पहले निकाल रहे हैं F12। तो जब मैंने F12 निकाला तो सर उसकी डायरेक्शन क्या थी, उसकी डायरेक्शन थी यहाँ पे, क्योंकि ये फोर्स था फर्स्ट चार्ज का ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो जो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो इनके बीच की डिस्टेंस है, उसका वेक्टर जो होगा मैं किसके साथ अज्यूम करूंगा, इस F12 के साथ में, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, R12। तो अब तुमने 11th क्लास के अंदर ट्राइंगल लॉ पढ़ा होगा कि ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती है। तो इफ 2 साइड्स आर इन द सेम ऑर्डर, जो थर्ड अपोजिट साइड होती है जो डिफरेंट ऑर्डर में होती है, वो किसको शो करता है, रिजल्टेंट को। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये दो वेक्टर R2 एंड R12 ये तो सेम डायरेक्शन में है, तो R1 क्या होगा, इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो अपन कहेंगे बाय गिवन डायग्राम जो आपका R1 होगा वो होगा रिजल्टेंट, और वो इक्वल होगा R12 प्लस R2 के। बताओ इतनी बात समझ में आई। तो यहां से अपना R12 वेक्टर कितना बनेगा, R12 वेक्टर बनेगा सर अपना R1 माइनस R2 के, किसके इक्वल बनेगा, R12 माइनस R1 माइनस R2 के। बताओ इतनी बात समझ में आई। जब मेरे को F21 निकालना होगा तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो सर ये रहेगा अपना Q1 चार्ज
ये रहेगा Q2, ये था ओरिजिन से R1 वेक्टर पर, ये था अपना R2 वेक्टर पर, और ये था इस पे लगने वाला फोर्स जिसको अपन ने कहा F21। क्या कहा? F21। तो वापस मैं बता रहा हूं कि जहां फोर्स वहां डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किसके साथ होगा सर? F21 के साथ। तो जिसको अपन क्या कह रहे हैं? R21। क्या कह रहे हैं? R21। अब अगर मेरे को यहां से वापस ट्राइंगल लॉ लगाना हो तो ट्राइंगल लॉ क्या कहेगा भाई? दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, थर्ड अपोजिट क्या होगा? रिजल्टेंट। तो यहाँ पे R1 R21 साथ में है, R2 क्या है? अपोजिट है। तो यहां से बनेगा R2 इक्वल टू R21 प्लस R1। तो यहां से R21 अपने पास में क्या आया? R2 माइनस R1। बताओ समझ में ही बात, जिसको अपन कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। तो बेसिकली अगर तुम इक्वेशन 3 एंड 4 को देखोगे तो अपन ये कहेंगे कि सर दोनों के बीच में सेपरेशन तो सेम ही है ना, उसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं, तो डिस्टेंस तो सेम ही होगी ना, बट डायरेक्शन किसके साथ आ रही है? फोर्स के साथ। जब F12 था तो उसके साथ गया, और F21 था तो उसके साथ गया। तो बेसिकली अपन देख रहे हैं कि दोनों के बीच में साइन का ही डिफरेंस है। R12 है R1 माइनस R2, और R21 है R2 माइनस R1। तो दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस किसका? एक नेगेटिव साइन का, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो अपन कह सकते हैं कि बाय इक्वेशन 3 एंड 4 जो आपका R12 है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। अब अपन ने देखो इससे पहले वाली स्लाइड में क्या देखा था कि दोनों फोर्सेस थे, दोनों का ये जो फर्स्ट वाला टर्म ये तो सेम ही है, K Q1 Q2 K Q1 Q2, बट यहाँ पे डिफरेंस किसका था? R12 और R21 का। तो अभी अपन ने देखा कि दोनों इक्वल है, बट दोनों के क्या है? साइन अपोजिट है। तो इक्वेशन जो अपन ने यहाँ पे बनाई इक्वेशन 5, क्या बनाई थी? इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 से मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ, कि यहाँ पे जो अपने पास में R12 वैल्यू है इसको मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? R21 से। तो क्या बनेगा देखो, तो यहाँ पे अपन देखो क्या बनेगा, यहां बनेगा कुछ ऐसा, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5। तो ये बनेगा F12 इक्वल टू K Q1 Q2। अब वहां था R12, तो R12 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस R21 से। किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? माइनस R21। और यहाँ पे था स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे था R12 का यूनिट वेक्टर कैप के फॉर्म में, अब उसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं अपन? R21 से। तो यहाँ आएगा माइनस का R21 कैप। अब देखो यहाँ पे ये वाला माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला माइनस कहाँ जाएगा? आगे, और यहाँ बनेगा R21 कैप। तो अपन कह रहे हैं कि जो अपने पास फोर्स F12 था वो पूरा का पूरा जो ये RHS है ये किस टर्म को डिनोट कर रहा है? F21 को। देखो भाई F21 की वैल्यू क्या थी? K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, और R21 का यूनिट वेक्टर। अब यहाँ भी क्या है देखो RHS के अंदर, K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21 का यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं, इसको इक्वेशन दे दो आप, लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 6। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया? F12 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21, कि दोनों जो म्यूचुअल फोर्स थे वो क्या थे? इक्वल एंड अपोजिट थे, बस दोनों में डिफरेंस किसका था? डायरेक्शन का। एक फोर्स किसके साथ जा रहा था? Q1 के साथ, तो एक फोर्स कहाँ जा रहा था? Q2 के साथ में। ठीक है ना? तो ये था आपका टॉपिक नंबर 3, जिसके अंदर अपन ने देखा कि जो कुलाम्स का वेक्टर फॉर्म है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करता है भैया? ओबे करता है। तो अब चलते हैं अपन आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर अपन देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और फिर अपन करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस आपने 11th के अंदर वेव्स के अंदर पढ़ा होगा, कि जब किसी एक सिंगल पॉइंट पे डिफरेंट वेव्स जिनका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है आके मीट करती है, ठीक है, तो वहां पे जो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था? ऑल दी वेव्स का डिस्प्लेसमेंट का सम था, वेक्टर सम था। तो अब यहाँ पे अपन को क्या करना है कि अपने पास गिवन वेक्टर क्वांटिटी क्या थी? फोर्स थी, जो अपन क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर मेरे को यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना हो तो कैसे लगेगा सर? तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ द सिस्टम कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस,
then the force on given charges is equal to the vector sum of the forces exerted on it by all the remaining charges। ठीक है, तो अपन ये कह रहे हैं कि जब किसी एक चार्ज पे मल्टीपल चार्ज मिलके फोर्स लगाएंगे, क्या कह रहे हैं वापस सुनना ध्यान से, कि जब किसी एक सिंगल चार्ज पे जो कि टेस्ट चार्ज हो सकता है उस पे क्या हो कि मल्टीपल चार्ज मिलके क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो मैं अगर पूछूं कि रिजल्टेंट क्या होगा तो तुम कहोगे सर सारे फोर्सेस को ऐड कर दो। ठीक है ना, अपन क्या कह रहे हैं, सारे फोर्सेस को क्या कर दो, ऐड कर दो। बट ऐड कैसे करना है, वेक्टर सम में। सर ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स जो है ना वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि जो चार्ज था वो स्केलर क्वांटिटी थी, तो उसको तो अपन ने एल्जेब्रिक फॉर्म में ऐड किया था। अब जो गिवन फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए अपन कौन सा सम करेंगे, इनका वेक्टर सम करेंगे। तो जैसे कि अब आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे, ये है अपना ओरिजिन, इससे अपन ने लोकेट करे हैं दो चार्जेस को, सॉरी बेसिकली तीन चार्जेस है, Q1 Q2 एंड Q3। तो अब यहाँ पे मेरे को निकालना है कि इस Q1 चार्ज पे ये Q2 और ये Q3 दोनों मिलके कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो अपन को ये देखना है कि इस ओरिजिन से जो चार्ज Q1 रखा हुआ है R1 डिस्टेंस पे, उस पे ये Q2 एंड Q3 चार्ज दोनों मिलके कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो देखो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं कि जो इस Q1 चार्ज है इस पे Q3 चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है। तो अपन निकालते हैं फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q3 चार्ज। तो पहला टारगेट अपना क्या है, फॉर द गिवन सिस्टम फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q3 चार्ज। तो अगर मेरे को Q1 चार्ज पे फोर्स निकालना है Q3 के कारण, तो टर्मिनोलॉजी बेटा क्या होगी इसकी, जो क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन ही है इसमें डायग्राम के अंदर, और वो क्या है F13, जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड। तो यहाँ से F13 फोर्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास वेक्टर फॉर्म में K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 का स्क्वायर और R13 यूनिट वेक्टर, क्योंकि अपन पूरा डेरिवेशन किस में कर रहे हैं बेटा, वेक्टर के अंदर। तो अगर वेक्टर के अंदर करना है तो अपन ने ये कहा कि जो F13 की वैल्यू होगी वो होगी K Q1 Q3 डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर R13 का स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में है तो साथ में अपन ने क्या लगा दिया, यूनिट वेक्टर, जो किसको शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को, जो कहाँ पर है, आउटसाइड, जो क्वेश्चन में कहाँ दिख रही है अपन को डायग्राम के अंदर, आउटसाइड। अब मेरे को निकालना है इस Q2 चार्ज के कारण इस Q1 चार्ज पे फोर्स, जिसकी डायरेक्शन भी कहाँ है, आउटवर्ड है, और उसकी टर्मिनोलॉजी अपन ने क्या यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, F12। तो अब अपन को निकालना होगा इसको दो, इक्वेशन 1। अब अपन क्या निकालेंगे, अब अपन निकालेंगे फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। तो अब इसमें क्या होगा देखो, फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। तो अब ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा अपना F12, क्या बनेगा, F12। इसका फॉर्मूला होगा सर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। तो अपन ने बेसिकली दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस को इनके डायरेक्शन के साथ अपन ने क्या कर दिया, यूज करके निकाल दिया। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो अपन F12 निकाल रहे हैं इसका गिवन डिस्प्लेसमेंट है R12, जो अपन ने R13 निकाला उसका गिवन डिस्प्लेसमेंट कितना था, R13। तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट, जो उनके डिस्टेंस गिवन थी, उससे अपन ने क्या निकाला, इनका इंडिविजुअल फोर्सेस, जिसको अपन ने बोला F13 एंड F12। मेरे को निकालना क्या है, इस पे लगने वाला नेट फोर्स, जो कितना लग रहा है, F1 इन द डायरेक्शन आउटसाइड। तो अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों का क्या निकालना है अपन को, रिजल्टेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, कैसे निकालेंगे इसको देखो। अब तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर अपन को एक सिस्टम का क्या निकालना हो, नेट फोर्स निकालना हो, तो जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस है उन सबका कौन सा सम करो, वेक्टर सम करो। तो अपन क्या कहेंगे, फॉर द गिवन सिस्टम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हो जाएगा देखो, ये होगा अपना जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F1, वो होगा F12 प्लस F13। इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो अब करना क्या है, अपन को इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 3 के अंदर। तो निकाल के देखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा। तो अपन कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। तो आपका रिजल्टेंट फोर्स Fr बनेगा
के Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर प्लस के Q1 Q3 R13 का स्क्वायर और R13 का यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली अगर इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको लिखना है रिजल्टेंट फोर्स, तो वो आपका बन जाएगा के को आप ले लो बाहर, Q1 फोर्स जिसपे ये अपन निकाल रहे हैं पूरा सिस्टम का फोर्स, वो भी यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, उसको भी अपन क्या निकालेंगे बाहर। तो अंदर बचेगा Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर, साथ में रहेगा Q3 R13 का स्क्वायर और R13 का यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप क्या कर सकते हो, इस के को ओपन भी कर सकते हो। तो अगर उस फॉर्म में लिखना चाहो और यहाँ समीशन फॉर्म में इसका आंसर लिखना चाहो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, और करके आप लिख दो एफ आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर रहा Q1, अंदर आ जाएगा समीशन ऑफ, जहाँ पे आपकी आई की जो वैल्यू है वो जाएगी 2 से लेके n तक। कहाँ से जाएगी, 2 से लेके n तक। और यहाँ आ जाएगा आपका QI R1I का स्क्वायर साथ में R1I के ऊपर कैप, जो किसको डिनोट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को। अब यहाँ से आप इंडिविजुअल वैल्यू 2 से रखना स्टार्ट कर दो, तो ये बनेगा R12 का स्क्वायर, ऊपर बनेगा Q2 और यहाँ बनेगा R12 का कैप। ऐसे आप वैल्यूज 2 से स्टार्ट करके n तक रखना स्टार्ट करो, तो आपके पास यहाँ पे जितने भी फोर्स निकालने हैं, यहाँ पे n चार्जेस के कारण भी फोर्स निकालना होता, तो मेथड अपना क्या रहेगा, ये रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं कि अगर n चार्जेस होंगे तो सिस्टम का फोर्स कितना होगा। उससे पहले वापस इसको रिकॉल करो एक बार कि मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पे 2 चार्जेस जो Q2 और Q3 थे, जिसके कारण Q1 पे क्या निकालना था, फोर्स निकालना था, नेट कितना होगा। तो यहाँ पे तीनों चार्जेस अपन ने जैसा बोला क्या थे, आइडेंटिकल थे, पॉजिटिव चार्ज थे, तो लगने वाले फोर्सेस की डायरेक्शन क्या थी, आउटवर्ड। तो पहले अपन ने निकाला F13 जिसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई और दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो वो अपना था R13, जिससे अपन ने वहाँ इसको पुट करा, तो फॉर्मूला बना के Q1 Q3 R13 का स्क्वायर और R13 का यूनिट वेक्टर। फिर अपन ने निकाला यहाँ से Q2 चार्ज पे फोर्स, जो था अपना F12, जिसकी वैल्यू कितनी है, के Q1 Q2 R12 का स्क्वायर और R12 का यूनिट वेक्टर। अब मेरे को क्योंकि सिस्टम का नेट फोर्स निकालना था, तो मैंने बोला दोनों को क्या कर दो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऐड कर दो। जैसे आप ऐड करोगे तो आपका F1 फोर्स कितना आ गया, दोनों का समीशन आया और उसकी वैल्यू आपके पास ये रही। अब अगर सर मेरे को यहाँ पे n चार्जेस गिवन होते हैं, क्या गिवन होते हैं, यहाँ पे मेरे को n चार्जेस गिवन होते हैं, तो फिर अपन इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो उसको भी आप एक बार देखो। यहाँ पे अगर मेरे पास में यहाँ पे n चार्जेस होते तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो देखो इफ देयर आर n चार्जेस इन एनी सिस्टम, तो उस केस में क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स। तो जो अपना रिजल्टेंट फोर्स बनेगा किसी इंडिविजुअल चार्ज पे, उसका फॉर्मूला बनेगा F रिजल्टेंट इक्वल टू F12 F13 F14, इन सबका कौन सा सम, इन सबका वेक्टर सम। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सारे फोर्सेस को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब सर कैसे ऐड करेंगे वो बता दो। तो अब देखो कैसे ऐड होगा, जैसे अभी अपन ने ऐड करा, तो अपना फॉर्मूला बनेगा एफ आर इक्वल टू के तो कांस्टेंट है, कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे चार्ज कौन सा है, 1 and 2, तो फॉर्मूला क्या आएगा, के Q1 Q2, और जो आपने बताया सर जो चार्ज होंगे डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग ही आएगी, तो R12 का स्क्वायर और R12 का यूनिट वेक्टर। फिर क्या आएगा सर, के Q1 Q3, डिस्टेंस आ जाएगी R13 का स्क्वायर और R13 का यूनिट वेक्टर। इन सबको आप क्या करते जाओ भैया, ऐड करते जाओ, कहाँ तक, के Q1 QN R1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा R1 का यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से सर क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका के Q1 तो आ रहा है कॉमन, अंदर क्या बच रहा है सर, Q2 R12 का स्क्वायर R12 का यूनिट वेक्टर, Q3 R13 का स्क्वायर और R13 का यूनिट वेक्टर, एंड सो ऑन, लास्ट बचेगा QN R1 का स्क्वायर और R1 का यूनिट वेक्टर। तो ये होगा आपका रिजल्टेंट फोर्स मल्टीपल चार्जेस के लिए, जब आपके पास कितने चार्ज गिवन हो, n चार्जेस। मतलब ये अपन ने ऐसे निकाला कि अगर अपने पास में एक सिंगल चार्ज Q1 हो और उस पे Q2 Q3 मल्टीपल Qn चार्जेस क्या लगा रहे हो, मिलके फोर्स लगा रहे हो, तो उस केस में उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, जो अपन की स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ तक अपने सारे टॉपिक कंप्लीट हुए आज की वीडियो के, जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लेके स्टार्ट किया था, जिसका नाम था कूलॉम्स लॉ।
फिर अपन ने देखा कि भाई उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, और अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे तो उसके लिए अपन कैसे उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो अब चलो अब चलते हैं आगे की स्लाइड में, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे आज के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आज देखो, तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 2 करोड़ के लिए, मजाक कर रहा हूँ, फ्री का है। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं ए एंड बी, हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। मतलब क्या कह रहा है, पहले समझ लो क्वेश्चन को, थोड़ा डिस्क्राइब करता हूं मैं। कह रहा है कि 2 चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव क्यू और दूसरा है नेगेटिव क्यू, ठीक है, प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, तो मैंने डिस्टेंस मानी आर, क्योंकि बार बार आर ही मानी थी अपन ने। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, मतलब कि इस केस में इनके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है भैया, एफ है। कितना फोर्स है, एफ। If 25% charge of the A is transferred to B, then force between the charges becomes, मतलब ये था अपने पास केस नंबर 1, ये अपने पास में केस नंबर क्या है, 1 है, जिसमें कह रहा है कि 2 चार्जेस है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दोनों के बीच में कुछ गिवन डिस्टेंस है आर, और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स एफ है। तो ये अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपने पास जो फोर्स बनेगा वो फोर्स कितना बनेगा अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, ये बनेगा सर के क्यू फिर क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। अच्छा, एक बात जो मैं पूरे वीडियो में बताना भूल गया, ठीक है, थोड़ा गजनी टाइप हूं मैं वैसे ही, तुमको पता ही होगा। तो यहाँ पे एक बात मैं बताना ये भूल गया कि जो अपन यहाँ पे चैप्टर 1 पढ़ेंगे बेटा, जिसके अंदर अपन फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसको नोट कर लेना कहीं भी बात को। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन नहीं लेते। मैंने क्या बोला, मेरी बात को वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसको रिवीजन मोड में सुनना वापस। क्या बात बोल रहा हूँ मैं, कि जो यहाँ पे अपन चैप्टर 1 के अंदर फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इनके अंदर अपन जो भी चार्जेस की वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे यहाँ अपन पुट कर रहे हैं चार्जेस की वैल्यू को के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, तो जो गिवन चार्जेस होंगे उनका ओनली मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, उसके साइन में अपना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो ओनली अपन क्या करेंगे, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट करेंगे विदाउट दैट साइन। तो अभी जैसे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू गिवन था, तो अपन ने क्या लिखा, फोर्स जो बनेगा वो कितना बनेगा, के क्यू क्यू मल्टीप्लाई में और डिवाइड में क्या आएगा, आर स्क्वायर। तो जो अपने पास फोर्स आया वो फोर्स आया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू केस 1। अब क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन के अंदर, अब केस 2 में ये कह रहा है कि दोनों चार्जेस जो ए और बी पे अवेलेबल थे, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जैसे इसको मैंने ए बोला और इसको मैंने बी कहा, तो ये कह रहा है कि ए अपना 25% चार्ज किसको दे रहा है भैया, बी को दे रहा है। दानवीर है थोड़ा मेरे जैसे, क्या है मेरे जैसे सर, थोड़ा आपके जैसे दानवीर है। तो जो ए है अपना 25% चार्ज किसको दे रहा है, बी को दे रहा है। तो सर मेरे को पता है कि अगर क्यू में से 25% चार्ज जाएगा तो 25% होता सर 1/4। इसके पास भाई अवेलेबल चार्ज कितना था, क्यू था ना। अगर ये अपने क्यू में से 25% मतलब Q/4 चार्ज देगा रिलीज करके, तो इसके पास तो Q/4 चार्ज ऐड होगा और इसमें से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी सर, Q माइनस Q/4, और इसके पास नेगेटिव चार्ज था तो इसके पास Q/4 क्या होगा, ऐड होगा। तो जैसे अपन ने इनका ट्रांसफर करवाया 25% चार्जेस का, तो अब इन दोनों पे इंडिविजुअल चार्ज कितना बनेगा, इसके ऊपर तो बनेगा एलसीएम लेके 3Q/4, और इधर बनेगा सर माइनस का 3Q/4, करके देख लेना यहाँ पे एलसीएम लेके। तो ए जो है उस पे सेकंड केस के ऊपर चार्ज बना 3Q/4 और बी पे बना माइनस 3Q/4। तो सर अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस को अभी भी अपन ने आर रखा है, ओनली चार्जेस का गिवन टेक करवाया, तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा देखो। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करूं तो वो फोर्स कितना होगा, देखो भैया इसको। अब तो यहां पे बनेगा F इक्वल टू के, बिना साइन के यूज करेंगे भैया, 3Q/4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अभी भी कितनी है, आर स्क्वायर। तो सर हमको एक बात तो पता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है। तो यहां बनेगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, के का के आएगा, क्यू मल्टीप्लाई क्यू मतलब क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो एक इक्वेशन में फोर्स पहले वाला कितना आया अपने पास। अच्छा, इसमें फोर्स नया है तो इसको एफ डैश को, आप इस फोर्स को अपन क्या कहेंगे, एफ डैश, ठीक है।
तो अपने पास इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है कि के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू किसकी है, एफ की है। तो अपन लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 जो आपका एफ डैश होगा वो हो जाएगा 9/16 एफ। कितना हो जाएगा, 9/16 एफ। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें निकालना क्या था कि जब अपन चार्जेस का गिवन टेक करेंगे तो फिर जो फाइनल फोर्स होगा वो कितना बचेगा, तो फाइनल फोर्स कितना बचा, 9/16 एफ। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है अपना 11 स्लाइड पे, वो कौन सा है कि 3 चार्जेस Q minus Q and Q naught are placed in the given figure. The magnitude of the net force on the charge Q naught at the point O will be. तो डायग्राम आपको दिख रहा है क्या भैया, थोड़ा देखो एक बार, या इसको जूम करूं मैं, तो थोड़ा इसको जूम कर ही लेते हैं अपन, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन। और फिर मैं बना ही देता हूँ इसको। तो मतलब कुछ सेटअप ऐसा है भैया, सेटअप कैसा है, जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा। तो अपन को दे रखा है कि जो ये ओरिजिन है यहाँ पे रखा हुआ है अपना क्यू नोट चार्ज। कौन सा चार्ज रखा हुआ है, क्यू नोट। यहाँ पे रखा हुआ है क्यू चार्ज पॉजिटिव का, यहाँ पे रखा हुआ माइनस का क्यू चार्ज, माइनस का क्यू चार्ज। इसकी डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से a, इसकी डिस्टेंस यहाँ से दे रखी है a। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों चार्ज जो मिलके Q एंड माइनस Q, इस Q नोट अकेले चार्ज पे फोर्स कितना लगा रहे हैं। तो सर अभी अभी आपने सिखाया था फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, कि अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस मिलके किसी सिंगल चार्ज पे फोर्स लगाएंगे तो हम कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और वो क्या कहता है कि जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस हो सबको क्या करो, आपस में ऐड करो। क्या करो, ऐड। तो अब इसको निकाल के देखते हैं अपन कितना होगा। इसको क्या निकाल के देखते हैं कि ये कितना होगा। तो देखो निकालने से पहले देखो एक ट्रिक सुन लो। सबसे पहले आपके पास जो भी गिवन चार्जेस है ना उनका एक बार डायरेक्शन देखा करो। आप क्या देखा करो, डायरेक्शन। तो स्टेप 1 में मैं आपको कहूंगा कि इसकी आप डायरेक्शन देखो। स्टेप 1 के अंदर आप क्या है, जो फोर्सेस है ना उनकी क्या देखो, डायरेक्शन देखो कि वो डायरेक्शन में कहाँ रखे हुए। ठीक है, तो जो Q वाला फोर्स है वो Q नोट फोर्स, Q नोट चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो कहाँ लगाएगा, आउटसाइड। कहाँ फोर्स लगाएगा, आउटसाइड। जो Q चार्ज पॉजिटिव चार्ज है वो Q नोट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगाएगा, आउटसाइड। इसको मैं कह रहा हूँ F1। कौन सा फोर्स कह रहा हूँ मैं, F1। अच्छा, सिमिलरली देखो नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज Q नोट। तो अपन ने अभी स्लाइड में सीखा था, पिछली स्लाइड के अंदर ही, पॉजिटिव चार्जेस का जो फोर्स होता है आउटवर्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का फोर्स इनवर्ड, मतलब वो खींचेगा उसको, जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, पुल करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को पुल करा आउटसाइड, तो इसकी डायरेक्शन आउटसाइड होगी। बट ये नेगेटिव वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, खुद की तरफ। कहाँ होगी, खुद की तरफ। इसको मैं कह रहा हूँ F2। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, F2। तो सर 11th में हमने सीखा था कि दो वेक्टर अगर किसी एंगल में होते हैं तो उस केस में उनका रिजल्टेंट कहाँ लाया करता है, उनके बीच में लाया करता है। तो ये होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर। और मैं कहूंगा कि सर इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो सर पहले अपन काम करते हैं कि F1 F2 निकालते हैं, और फिर जो अपन ने वेक्टर के अंदर सीखा हुआ है रिजल्टेंट निकालना, वहां से अपन निकालेंगे इनका रिजल्टेंट। तो पहले अपन निकालते हैं F1 गिवन क्वेश्चन के लिए। तो स्टेप 2 के अंदर अपन कैलकुलेट करेंगे फोर्सेस को। तो मैं कह रहा हूं कि F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 है क्या, पहले इसको लिखते हैं। F1 है क्या यहाँ पे, तो अपन कह रहे हैं कि फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू प्लस Q। तो फोर्स की वैल्यू होगी, अपन कह रहे हैं F1, और इसकी वैल्यू होगी सर K, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट Q और Q नॉट, और डिवाइड में आएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, a स्क्वायर। तो ये बनी इक्वेशन 1। दूसरा अपन को निकालना है F2। तो मैं निकालूंगा फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो कितना निकलेगा फोर्स, तो फोर्स निकलेगा अपना यहाँ पे, फोर्स निकलेगा अपना यहाँ पे F2 वेक्टर इक्वल टू K, क्योंकि साइन तो यूज करेंगे नहीं, तो ये आएगा FQ Q नॉट, और डिवाइड में वहां पर डिस्टेंस सेम ही है तो a स्क्वायर। तो यहां से अपन को पहले ही देखना था कि दोनों की डिस्टेंस सेम है, दोनों का नेचर सेम है चार्जेस का साइन के अंदर, तो उस केस में इन दोनों के फोर्सेस भी कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से साफ दिख रहा है
बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या दिख रहा है अपन को, F1 और F2 दोनों इक्वल है, इसको आप किसी F के इक्वल मान लो, इसको आप किसी F के इक्वल मान लो। अब मेरे को निकालना है F1 एंड F2 का रिजल्टेंट। तो इसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला अपन 11th में सीखते हैं कि जब दो वेक्टर्स किसी एंगल थीटा पे होते हैं तो उसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो अभी दो गिवन वेक्टर्स कौन से हैं, F1 F2, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो देखो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। तो अपन लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 वेक्टर। तो अपन बोलेंगे जो अपने पास में इनका रिजल्टेंट अपन ने FR लिया था, तो जो अपने पास FR होगा वो होगा रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, 2F1 F2 cos थीटा। तो यहां से इसका अगर आप इक्वेशन 3 को यूज करोगे तो F1 F2 किसके इक्वल है, F के इक्वल है। तो यहां से आप इसको क्या करो, एलिमिनेट करो इन टर्म्स ऑफ F। तो ये बनेगा आपका F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर कोस थीटा, कोस थीटा तो दोनों के बीच में एंगल जो पहले बताया कितना बन रहा है 90। अगर एंगल को आप 90 पुट करोगे तो आपको पता है कोस 90 कितना होता है सर, कोस 90 कितना होता है सर, 0। कितना होता है, 0। तो यहां से बना F वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ 2F स्क्वायर, तो यहां से बनेगा रूट 2F और F की वैल्यू आप पहले निकाल के बैठे हो जो F1 F2 के इक्वल है, कितनी है K Q नॉट अपॉन में A स्क्वायर। तो आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना बना भैया, आंसर फाइनल जो निकालना था लाइव जिंगल वाला अगर निकाल डाला तो K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। बताओ भैया मजा आया कि नहीं आया। तो अपन ने सीखा कि मल्टीपल चार्जेस के कारण सिंगल चार्ज पे फोर्स कैसे निकालते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। अच्छा ये वाला पार्ट पूरा जो है ना ये आपके 11th क्लास का है, मतलब क्वेश्चन है 12th क्लास का मिक्सिंग करा वेक्टर के साथ 11th क्लास के अंदर। पहले ही कह रहा हूं कि चैप्टर 1 2 या फर्स्ट बुक में जितना भी पार्ट डायरेक्शन वाला आएगा उसको आप इजीली सोल्व कर लोगे वेक्टर की हेल्प से, अगर आपका वेक्टर स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ भी देखो अपन ने डायरेक्शन निकाली फिर उसके बाद उसको अपन ने सोल्व किससे करा, वेक्टर के फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो और भी अच्छा क्वेश्चन है इससे, और वो रहा ये। इसके अंदर कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसके अंदर चार चार्जेस, दो पॉजिटिव क्यू जो कि कैपिटल में और दो स्मॉल क्यू वो भी पॉजिटिव में, चार कॉर्नर पे रखे हुए हैं स्क्वायर के, ठीक है ना। तो अपन को एक सिंगल क्यू चार्ज पे जो कि पॉजिटिव क्यू है और वो भी कैसा कैपिटल वाला, उस पे निकालना है चार्ज के ऊपर फोर्स कितना आएगा। तो इसको वापस बना देता हूं मैं यहाँ पे कि अपने पास एक स्क्वायर गिवन है, अपने पास एक स्क्वायर गिवन है, देखो ठीक है। क्या कह रहा है इसके अंदर कि यहां पे रखा हुआ है कैपिटल क्यू, यहां पे रखा है स्मॉल क्यू, फिर कैपिटल क्यू फिर स्मॉल क्यू। इसकी साइड अपन को गिवन है स्क्वायर की ए, तो ये ए, ये ए, ये भी ए, सब ए, फिर बी कौन है पता नहीं। तो अपन कह रहे हैं कि सारे ए, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है इक्वल। अब मेरे को इनमें से किसी भी एक चार्ज जो कैपिटल क्यू उस पे क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो सर इस बार मामला बढ़ गया क्योंकि अब सिंगल चार्ज पे तीन चार्ज मिलकर फोर्स लगा रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में दो चार्ज लगा रहे थे। तो अब कैसे निकाले, देखो सारे चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड। तो देखो ये क्यू वाला चार्ज इस क्यू पे चार्ज पे फोर्स कहाँ लगा रहा होगा, डाउनवर्ड। तो पहले इनको नाम दे दो आप, मैंने इसको नाम दिया ए बी सी और डी। तो अगर जो सी वाला पॉइंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है क्यू वो इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है तो मैं इसको कह रहा हूं एफ सी। क्या कह रहा हूं, एफ सी। सिमिलरली इस क्यू चार्ज पे जिसपे मेरे को आंसर निकालना है, ये वाला क्यू चार्ज फोर्स कहां लगा रहा होगा, आउटसाइड। कहां फोर्स लगा रहा होगा, आउटसाइड। इसको मैं कह रहा हूं एफ ए, इसको मैं क्या कह रहा हूं, एफ ए। अब देखो ये वाला जो क्यू चार्ज है इस क्यू चार्ज पे फोर्स कहां लगा रहा होगा, इसके डायगोनल के अलोंग। कहां लगा रहा होगा, इसके डायगोनल के अलोंग इस साइड, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, एफ बी। क्या कह रहे हैं, एफ बी। तो अगर क्यू चार्ज पे आप सेटअप देखोगे कुछ ऐसा बना, एक फोर्स यहां जा रहा है जिसका नाम है एफ ए,
एक फोर्स यहां जा रहा है जिसका नाम है एफ सी, और एक फोर्स यहां जा रहा है जिसका नाम है एफ बी, जिसका नाम क्या है एफ बी। अब देखो यहां भी सिंपल है, वापस वही कहानी बनी कि एफ ए और एफ सी दोनों किस एंगल पर है, 90 एंगल पे। तो पहले अपन निकालेंगे एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट, जो भी आंसर आएगा उसको अपन किसके साथ ऐड कर देंगे, एफ बी के साथ। तो फाइनल आंसर किस डायरेक्शन में होगा, एफ बी के साथ, ठीक है ना। तो अपन को करना क्या है, एफ ए एफ सी का रिजल्टेंट निकालो एंगल वाले फॉर्मूले से, और उसको किसके साथ ऐड कर दो आप, एफ बी के साथ ऐड कर दो। तो देखो कैसे बनेगा इसके अंदर, एक एक करके निकालते हैं अपन। तो पहले अपन निकालते हैं सी और ए वाले का, सी और ए वाले का। तो अपन लिखेंगे फोर्स ऑन क्यू चार्ज ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज। अच्छा ये स्मॉल क्यू चार्ज कहां पे रखा हुआ है अपना, ये स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है अपने सी पॉइंट पे। कहां पे रखा हुआ है, एट सी पॉइंट पे ना। एक मिनट रुको, या इसको अपन यहां नाम दे देंगे। तो अपन क्यू चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं इस स्मॉल क्यू के कारण, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं एफ सी। क्या नाम दे रहा हूं मैं, एफ सी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, इसका फॉर्मूला होगा सर के, दोनों इंडिविजुअल चार्ज कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, और दोनों के बीच का सेपरेशन। तो साइड कितना दिया अपन को, ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। क्या आएगा, ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज, अब अपन किसके कारण निकालेंगे, इस वाले स्मॉल क्यू जो ए पे रखा हुआ है। तो ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज, तो वापस क्या बनेगा अपने पास, एफ ए इक्वल टू के क्यू क्यू और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इसको क्या कह रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से एक बात क्लियर है सर, कि जो एफ ए और एफ सी है दोनों आपस इक्वल है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, स्क्वायर एक सिमेट्रिकल शेप है, तो फोर्स क्या आएगा, सेम आएगा। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से अपने पास एफ ए एफ सी क्या आ गए, सेम आ गए। तो इनका रिजल्टेंट वैसे निकलेगा जो लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। कैसे देखो, कैसे तो देखो, तो अपन कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एफ सी, रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ सी। तो इसको मैं कह रहा हूं एफ आर। क्या कह रहा हूं मैं, एफ आर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ सी कोस थीटा। सही है। इक्वेशन 1 2 से अपन को क्या दिखा, इक्वेशन 1 2 से अपन को दिखा, इक्वेशन 1 2 से अपन को दिखा एफ ए और एफ सी किसके बराबर थे, किसी एफ के। फिर दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू क्या थी, बराबर आई, के क्यू क्यू अपन में ए स्क्वायर। तो इसको अपन ने किसी एफ के बराबर बोला। तो अगर इस इक्वेशन को आप यहां पुट करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा, एफ आर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर, फिर आएगा एंगल। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो ये बनेगा 2 एफ स्क्वायर कोस 90, कोस 90 फिर कितना होगा, 0। तो मतलब कि एफ आर कितना बना अपने पास एफ आर बना सर √2f। कितना बना, √2f। तो यहां से बन जाएगा √2f की वैल्यू है के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्या बना, के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर की ए स्क्वायर। फिर गलती हो गई, फिर क्या हो गई गलती, ये बनेगा के क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, क्योंकि गिवन साइड क्या है, ए स्क्वायर। तो आपने निकाल दिया यहाँ पे एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट। तो अब डायग्राम क्या बनेगा कि जो ये एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट है वो आया अपने पास में एफ आर। क्या आया, एफ आर। तो अब बस आप क्या करो, इस दोनों को ऐड कर दो, एफ बी और एफ आर को। तो अब अपन को निकालना पड़ेगा पहले एफ बी। तो एफ बी कैसे निकलेगा देखो, एफ बी कैसे निकलेगा देखो अब। तो एफ बी निकालते हैं यहाँ पे। तो अपन निकालेंगे फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज ड्यू टू कैपिटल क्यू चार्ज, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, एफ बी कह रहे हैं। तो ये हो जाएगा के क्यू फिर क्यू और डिवाइड में डिस्टेंस। कोई बताएगा इसकी डिस्टेंस, ये डायगोनल कितना होगा। तो अपन को पता है कि ये ए है और ये ए है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। तो ये बनेगा इसका हाइपोटेनियस, कौन, बी डी। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका √2a। कितना बनेगा,
√2 है। कितना बनेगा? √2 है। तो डिवाइड में आता है डिस्टेंस का होल स्क्वायर। क्या आता है? डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा √2a का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे आपके पास बनेगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। कितना बनेगा? 2a स्क्वायर। आपको निकालना था इस Q चार्ज पे नेट फोर्स, तो आपने Fr निकाल दिया, आपने Fb निकाल दिया। क्या क्या निकाल दिया? Fr और Fb। अब इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, सिमिलर है, तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको अपन डायरेक्टली क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो Fr और Fb को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो क्या लिखोगे? नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q। तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप F डैश कह दो। तो ये बनेगा आपका Fr प्लस Fb। तो Fr की वैल्यू कितनी थी आपके पास इक्वेशन 3 से? तो यहां लिख देना बाय इक्वेशन 3 एंड 4। तो आपके पास Fr की वैल्यू कितनी है? √2 KQ स्मॉल q अपॉन में a स्क्वायर, और Fb की वैल्यू कितनी है? KQ स्क्वायर और डिवाइड में 2a स्क्वायर। ठीक है ना? अब जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल दो। तो मेरे ख्याल से यहां से KQ अपॉन a स्क्वायर क्या आ रहा है? कॉमन। तो यहां से √2q प्लस क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा आपका q/2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना? एक बार चेक कर लेते हैं। √2q यहाँ बचा, KQ/2 बाहर है, KQ/2 बाहर, सही है। तो आपका इस q चार्ज पे नेट फोर्स कितना आया आपका? तो नेट फोर्स आपके पास आया F डैश कितना आया? KQ अपॉन a स्क्वायर √2q प्लस q/2। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चन आज के। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में नई वीडियो के अंदर। चैप्टर 1 का पार्ट होगा वो। ठीक है ना? उसमें अपन और टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो पिछली वाली वीडियो को प्यार देने के लिए वापस थैंक यू। अब जिम्मेदारी आपकी है कि अब आपको इसको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है ना? हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको क्या करोगे? ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे। बाकी अब मैं आपसे ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में जुड़ जाओ। टाइम बहुत कम बचा है, जुलाई के अंदर अपन एंटर हो गए। तो जो बोर्ड्स हैं वो अपने नियर बाई हैं, 4 से 5 महीने का टाइम बचा है अगर एक्चुअल देखा जाए तो तैयारी में जुड़ जाओ, रात दिन एक करो। ठीक है, और फील प्राउड कराओ हमको कि हमारे लिए भी क्या हो, प्राउड मोमेंट हो। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।